रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। तो पिछली क्लास में हमने जो है बेसिक डिस्कस किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं किसी भी मीडियम का। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, और एक मीडियम में जब रे इंसिडेंट होती है तो जो उसका एंगल बनता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से बनता है। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ही एंगल है वो क्या बनेगा, कम बनेगा। ठीक है। ये बच्चे आते हैं म्यूट नहीं करते। तेज रावत म्यूट करो। ठीक है। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उतना ही जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ वो कम बनेगा। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ ना छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो एक टॉपिक तो हम पूरा ही कर लेंगे और एक टॉपिक शायद हमारा आधा हो पाएगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। हमारा जो आज का हमारा मेन टॉपिक हमें मतलब एंड करना है, फिर देखेंगे टाइम बचेगा या नहीं बचेगा। तो टॉपिक है हमारे पास एपरेंट डेप्थ। टॉपिक है एपरेंट डेप्थ। ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में प्लेस करते हैं उसको, है ना, और हम उसको बाहर से ऑब्जर्व करते हैं रेयर मीडियम से, तो जो उसकी डेप्थ है हमें क्या होती है, कम अपीयर होती है जो उसका एक्चुअल साइज है। ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल जो हमारे आसपास दिखता है, जो हम डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं, वो है नहाते हुए, है ना। जब डब्बा जाता है बाल्टी में, ठीक है, और सर्दियों में तो देखते रहते हैं डब्बा, है ना, नहाना तो बहुत दूर की बात होती है, बस देखते रहो, तो बस यही ऑब्जर्व करते रहते हैं कि डब्बा कितना नीचे है कितना ऊपर है। तो बहुत बहुत सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है हमारे आसपास ये है, बट ये इन जनरल हर चीज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। कि आप आसपास किसी लेक में जाओ, है ना, पॉन्ड में देखो, अगर ट्रांसपेरेंट अच्छा खासा अच्छी जगह पे बैठे हो, तो जो फिश जो है पानी के अंदर उनकी डेप्थ हो गई एक्चुअल से क्या लगती है, कम अपीयर होती है। तो मैं वो सारी चीजें जो है एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करनी है, और उसका यूज करके हम कोशिश करेंगे हम जिस भी लिक्विड के अंदर देख रहे हैं उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। एक क्वेश्चन आता है बच्चों की, हम कैसे निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक। तो कई सारे तरीके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के, जो हम स्कूल में यूज करते हैं वो अलग है, और वैसे भी हम निकाल सकते हैं किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये भी एक वैसे अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है कि अलग अलग कौन कौन से मेथड होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। ठीक है। तो पहला जो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं, डेरिवेशन, ये छोटी सी 2 मार्क्स की डेरिवेशन आती है पेपर के अंदर। ये मान लो कि जो नीचे जो स्पॉट है हमारे पास, ठीक है, ये जो नीचे जो पॉइंट है सबसे बॉटम में, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं कहाँ पे खड़ा होके, इस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं यहाँ पे खड़ा होके, मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। ठीक है। इस पॉइंट पे खड़ा होके यहां से मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ। जो नीचे का मीडियम है ये है हमारे पास क्या, डेंसर मीडियम, जो नीचे वाला है। और जो ऊपर वाला है वो है हमारे पास क्या, रेयर। रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, म्यू 2। ठीक है। तो जब लाइट नीचे डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है, तो हम दो लाइट बना रहे हैं, मतलब रे बना रहे हैं। एक तो जो नॉर्मल है, जब लाइट किसी भी सरफेस पे नॉर्मल आती है तो अपना वो पाथ क्या होती है, सेम पाथ से बाहर निकल जाती है। ठीक है। अगर दो अलग अलग मीडियम है तो बाहर निकल जाएंगी। अगर यही मिरर होता तो लाइट क्या करती है, अपना पाथ रिट्रेस कर देती है, यहीं से टकरा के इस पॉइंट से वापिस आ जाती। ठीक है। बट अभी दो अलग अलग मीडियम है तो नॉर्मली आएगी, तो जैसे आ रही है बिल्कुल वैसे की वैसे बाहर निकल जाएगी। लेकिन एक रे जो नॉर्मली नहीं है, जो एक ऑब्लिक एंगल पर पड़ती है, ठीक है, तो उस रे का जो पाथ है वो कैसा होगा। जैसे यहां से लेट से एक रे इस पॉइंट पे पड़ी यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पे रे आई, तो मुझे बताना है इस पॉइंट के बाद जो रे है उसका पाथ कैसा होगा, कहाँ जाएगी। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि लेट से दिस इज नॉर्मल,
तो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में लाइट रे कहाँ जाएगी, याद है आपको? ये लाइट का एक्चुअल पाथ है। तो जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है, तो डेंसर से रेयर के केस में लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है ना? लाइट क्या होती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। तो उस अवे फ्रॉम नॉर्मल को जब मैं बेंड कर रहा हूं, तो मैं उसको कहीं पीछे भी ट्रेस कर रहा हूं। तो डायग्राम को मैंने कुछ ऐसे दिखा दिया यहां तक, ठीक है। ये जो हमने बैक डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, ये डॉटेड पार्ट है, जो हम अभी जो डेरिवेशन करेंगे वहां पे हम काम यूज करेंगे इसका। पर मेन जो है वो ये है। तो जितने भी आप डायग्राम बनाओगे ऑप्टिक्स के अंदर, तो उनमें मेन चीज होती है एरो, ठीक है, कि लाइट कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। तो इसके लिए एरो क्या है, लाइट जो है वो डेंसर से रेयर की तरफ मूव कर रही है। और अगर हम बोल दें यहाँ पे कि जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जर्वर यहां से बैठ के देख रहा है, ठीक है। क्या इतना क्लियर है? क्या जो इतना पोर्शन है वो क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एंगल को नेम दे देते हैं, आई आर जो भी है। ज्यादातर मैं एंगल के लिए अब यही यूज करूंगा, एन। ये है एंगल आई, है ना, नॉर्मल के साथ इस रे में जो एंगल बनेगा ये आई हुआ। और ये जो पूरा एंगल हुआ, ये पूरा एंगल क्या हुआ हमारे पास, आर। तो आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस पर्सन को, इस पर्सन की जो आंखों में लाइट जा रही है वो ऐसे आ रही है इस एंगल, ठीक है। ये जो रेड लाइन यहाँ बनी है, इस एंगल पे लाइट आने का मतलब क्या है, इस एंगल पे लाइट आने का मतलब क्या है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट नीचे था यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट नीचे था यहाँ पे, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जो लाइट है वो यहां से नहीं आ रही, वो लाइट यहां से आ रही है सीधी। क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, कि जो इस पोजीशन थी इसकी ओ, इसकी आंखों में जो लाइट आ रही है, ये जो रे आ रही है, वो रे इस पॉइंट से क्रॉस करते हुए आ रही है। तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे नहीं है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे है, ये जो हमने यहाँ पॉइंट बनाया है। तो एक तरीके से क्या हुआ, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी वो ऊपर की तरफ है, बट एक्चुअल जो उसकी हाइट बोल दो या डेप्थ बोल दो यहां से, वो क्या है, वो नीचे की तरफ। तो जो अपीयर हो रहा है और जो एक्चुअल है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। हमें अब यही निकालना है कि ये जो एक्चुअल डेप्थ है और जो एपरेंट डेप्थ है, एक्चुअल के लिए हम वैसे जो नाम यूज करते हैं वो रियल डेप्थ नाम यूज करते हैं, रियल डेप्थ एंड एक्चुअल डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। तो इन दोनों का रिलेशन कैसे निकालेंगे वो हमें सीखना है, ठीक है। तो मैं इनको नाम दे देता हूँ, यहाँ पे नीचे वाला पॉइंट ओ है, जो सबसे ऊपर का पॉइंट है ये, इसको मैं नाम दे दिया ए, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया बी, और यहाँ जो पॉइंट है ये, इसको नाम दे दिया सी, ठीक है। तो मैं नेमिंग कर दी है। अब आप ये देखो, ये नीचे ये आई है और ये आर है। अगर ये एंगल आई है, तो हम बेसिक ज्योमेट्री का यूज करके जो ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं, हम वहां से बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल आई होगा तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये भी क्या आएगा, आई। कौन से एंगल हो गए दोनों, ये दोनों को कौन से एंगल बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल ना। हाँ, हिंदी में इनका नाम अलग आता है, मुझे हिंदी में आता रहता है हमेशा। प्रतीक, तेरी शुरू से हिंदी में मतलब इंग्लिश में थी या हिंदी में थी पहले? इंग्लिश में थी, अच्छा। हिंदी में इनका नाम आता है एकांतर कोण, ठीक है। तो हमारे दिमाग में एकांतर कोण ही बैठा हुआ है। ऐसे अगर ये आर है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल, ये एंगल भी क्या आएगा, आर, ठीक है। तो हमने इन बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके आई और आर डिफाइन कर दिया। ऐसा करने से किया क्या हमने, अच्छा, अब पहला स्टेप, ठीक है। एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए मुझे सबसे पहले लिखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू। म्यू यहाँ जो है एक्चुअल में वो क्या है, बेसिकली म्यू टू बाय म्यू वन है, डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर। सर जिसे वर्टिकल लाइन पर ए, देखो जब हम इमेज बनाते हैं ना,
तो इस पॉइंट ए से दो रे निकल रही हैं, एक ऑब्लिक डायरेक्शन में और एक नॉर्मल। तो लाइट जो ओ से वो एक सीधा ऊपर जा रही है और एक यहाँ पे आ रही है, तो दो रे हैं, जहां इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे उसकी मिल बनती है। तो म्यू जो है वो μ2/μ1 है, ठीक है। तो बताओ μ2/μ1 क्या आएगा, साइन आई बाय साइन आर या साइन आर बाय साइन आई? क्या आएगा, आई बाय आर या आर बाय आई? क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में हमेशा हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, आई बाय आर या आर बाय आई। लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, लाइट डेंसर से रेयर जा रही है। देखो ऊपर डेंसर से रेयर के केस में दो बच्चों ने गलत बोला है अभी भी, ठीक है। हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं बच्चे गलत बोलेंगे, लेकिन 3 बच्चे हो गए अब, ठीक है। डेंसर से रेयर में जो फॉर्मूला आता है वो आता है साइन आर बाय साइन आई, ठीक है। यहाँ बच्चे जो है हाँ अब ठीक लिख रहे हैं, वो आर बाय आई आता है ना। फॉर्मूला क्या आता है, आर बाय आई। तो μ2/μ1 कितना आएगा हमारे पास, साइन आर और डिवाइड बाय साइन आई। ये हमने किस पॉइंट पे लगाया है, ये हमने अरियंत आ रहे हैं, अरियंत मैसेज आ रहे हैं आपको। म्यू का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया साइन आर डिवाइड बाय साइन आई। अब क्या आप इस ट्राइंगल का यूज करके साइन आर निकाल सकते हो? इसके लिए मैंने ट्राइंगल यूज किया, कौन सा, सी ए बी, ट्राइंगल सी ए बी। ट्राइंगल सी ए बी से साइन आर की वैल्यू क्या आएगी, ट्राइंगल सी ए बी में साइन आर जो होगा, आर के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो है वो है ए सी, और जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, बी सी। सिमिलरली मैंने निकाला साइन आई, साइन आई के लिए हमने ट्राइंगल यूज किया है कौन सा, ओ ए सी, ओ ए सी, यूजिंग ट्राइंगल ओ ए सी। अब ट्राइंगल ओ ए सी से क्या आएगा, ट्राइंगल ओ ए सी से साइन आई विल बी इक्वल टू ए सी और डिवाइड बाय ओ सी, ठीक है। और इसका मतलब ये है हमारे पास अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी, जो साइन आर डिवाइड बाय साइन आई थी, ठीक है। साइन आर की वैल्यू कितनी है, ए सी डिवाइड बाय बी सी, और साइन आई की वैल्यू कितनी है, ए सी डिवाइड बाय ओ सी। कुछ कैंसिल हो रहा है, ए सी से ए सी कैंसिल, और ये हमारे पास क्या आएगा, ओ सी डिवाइड बाय बी सी, ठीक है भाई। क्लियर है इस पॉइंट तक? बेसिक हमने सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, सोल्व कर दिया। इसको हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, कहां पे, एट सी, पॉइंट सी पे हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया है। लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया और सोल्व कर दिया, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। अब क्या है, ये जो पर्सन है, ये पर्सन के लिए जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो ये पॉइंट है सी। अगर हम सी को पास लेते आएंगे, अगर हम ऐसी कंडीशन मानते हैं, ये था सेम क्वेश्चन, यहां से ऑब्जेक्ट है, अभी तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे आ रहा है ना, यहाँ पे आ रही है। लेट्स से पर्सन जो है वो धीरे धीरे आगे आते आते वो इधर ही आ गया, बिल्कुल ही पास, यहाँ पे बिल्कुल पास आके, मतलब नॉर्मल व्यू है ऑलमोस्ट, उसका जो व्यू है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है, मतलब सी पॉइंट जो है वो ए के पास आ रहा है धीरे धीरे, जो पॉइंट सी था वो ए के पास आ रहा है। तो यहाँ पे अब कंडीशन क्या बन गई, when C is close to A, अगर जो पॉइंट C है, पॉइंट C अगर A के बहुत पास हो गया तो क्या आएगा, when C is close to A, जब C पॉइंट A के पास होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि जो OC है, OC is comparable to OA। अगर C पॉइंट A के पास आएगा तो मैंने C और A को इंटरचेंज कर दिया, मतलब इक्वल मान लिया, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। एंड BC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आएगा, AB या BA, ठीक है, लिख सकते हैं। OC ऑलमोस्ट इक्वल आ गया OA के, BC ऑलमोस्ट इक्वल आ गया BA के। जब ये दोनों वैल्यू हमने लेट कर ली तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल आएगा,
अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल आएगा OC की जगह क्या आ गया OA, और BC की जगह कितना आ गया AB। ठीक है, इस डायग्राम में हमारे पास दो अलग अलग डेप्थ हैं। ठीक, एक को हम क्या लिख रहे हैं इस डायग्राम में, एक है हमारे पास ये इतनी सी डेप्थ जो ये है पोर्शन, यहां से लेके यहां तक एक पोर्शन ये है। ठीक है, और एक हमारे पास जो डेप्थ आ रही है वो आ रही है यहां से लेके यहां तक। ये जो है ये क्या हो गई रियल डेप्थ, और ये क्या हो गई छोटी सी, ये हो गई एपरेंट डेप्थ। ठीक है, जो अपीयर हो रही है वो ए बी है, जो एक्चुअल थी वो कितनी है ओ ए। तो ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए को हम लिख सकते हैं कि दिस इज द रियल डेप्थ। ठीक है, और नीचे जो ए बी है वो हमारे पास क्या हो गया, वो आ गया हमारे पास एपरेंट डेप्थ। तो एक रियल डेप्थ है और एक हमारे पास क्या है एपरेंट डेप्थ, इसको लिखते हैं आर डी डिवाइड बाई ए डी। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में ये हमारे पास अब क्या बन गया, पहला फॉर्मूला हमारे पास आ गया ये न्यूमेरिकल के लिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। देखो पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है ये, इस ऑप्टिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अप्रोक्सीमेशंस यूज करने होंगे। ठीक है, ज्यादातर केसेस में डायग्राम ऐसे ही बनेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि हम एक कंडीशन मानकर चल रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जो एंगल बनते हैं वो स्मॉल एंगल बनते हैं। तो एक तो हमारे पास बार बार अप्रोक्सीमेशन आएगा एंगल के रिस्पेक्ट में, कि स्मॉल एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए एक बार अपरेंट डेप्थ वाला दोबारा थोड़ा सा बता दो। कहां से, अपरेंट डेप्थ जो लास्ट आपने बताया ना अभी। हाँ ये जो पॉइंट ये क्लियर है ओ सी और ओ ए। हाँ ये तो क्लियर है। हाँ तो ठीक है ना, फिर जो ये जो लाइन है यहां से लेके यहां तक जो था एक्चुअल, ये रियल डेप्थ है। इस पर्सन को जो यहाँ पे खड़ा है उसको ऐसा लग रहा है कि लाइट यहां से आ रही है, तो इसके लिए ये क्या हो गई एपरेंट डेप्थ। इसको ऐसा लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे प्लेस है, जो मैं रेड कलर से डॉट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे प्लेस है। तो ये यहां से ऊपर से लेकर यहाँ तक की हमारे पास जो डेप्थ आ गई वो हमारे पास होगी एपरेंट डेप्थ। तो कोई आपसे पूछे यहाँ पे इस डायग्राम में रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो क्या बोलेंगे आप, कौन सी वैल्यू बड़ी है, रियल डेप्थ बड़ी है, रियल। एपरेंट डेप्थ बड़ी है। हम यहां से बोल सकते हैं रियल डेप्थ विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एपरेंट डेप्थ। ठीक है, कब, ये कब है, ये तब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पे है, इज इन डेंसर मीडियम एंड सीन फ्रॉम रेयर मीडियम। रेयर से देख रहे हैं और है कहां पे, डेंसर में। उल्टा कर देंगे तो, अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम मान लो कि हम चले गए, ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है, ठीक है, और ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, डेंसर मीडियम से। मतलब जब हम मछली को देख रहे हैं, फिश को देख रहे हैं किसी पॉन्ड में किसी भी जगह पे, तो हमें मछली का जो साइज भी है और जो डेप्थ भी है वो छोटी नजर आ रही है, कम नजर आ रही है। लेकिन यही चीज अगर मछली हमें देखेगी तो क्या होगा, अगर मछली हमें देखेगी तो मछली को हमारा जो साइज है वो क्या लगेगा, ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, ये जो केस है, ज्यादातर जो क्वेश्चन हमारे कोर्स में है, 12th क्लास के कोर्स में जो न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल इस डायग्राम के बेस पर है, और ये जो फॉर्मूला है हमारे पास इस फॉर्मूले के बेस पर है। पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है वैसे कि अगर एक फिश ऑब्जर्व करती है अंदर, वाटर के अंदर से बाहर देखती है, तो उसको जो साइज है वो ज्यादा दिखेंगे या कम दिखेंगे। हम ये डायग्राम भी बना सकते हैं वैसे नोट डाल के। ठीक है, हालांकि ये बनाने के लिए कभी आया नहीं है, बट वही एक कंसेप्चुअल चीज है, समझ में आना चाहिए, रटना कुछ है नहीं इसके अंदर, जस्ट डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। अब सेम चीज आप सोच के देखो उल्टा। अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो नीचे वाला मीडियम है वो रेयर है, और ऊपर वाला जो मीडियम है वो क्या है, डेंसर है। ठीक है,
ऊपर वाला डेंसर है, रेयर है, मतलब मछली ऊपर है और हम सब जो है नीचे रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम अगर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो एक रे जाएगी सीधी, ये आ गया आपके पास नॉर्मल। लाइट जब रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होती है, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। अगर लाइट टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो क्या होगा, लाइट जो है टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो लाइट कुछ ऐसे जा रही है। जब लाइट ऐसे जा रही है और आपने इसको पीछे एक्सटेंड कर दिया तो क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि जो साइज है, इस केस में को क्या दिख रहा है कि ये जो थी, ये आपके पास थी रियल डेप्थ, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गई, एपरेंट डेप्थ। तो उल्टा हो गया, यहां पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब जो मछली देखेगी उसको लग रहा है लाइट कहां से आ रही है, लाइट यहां से आ रही है, तो साइज क्या हो गया, साइज बढ़ गया, साइज क्या हो गया, साइज बढ़ गया, ठीक है। तो अगर और हम यही लिख सकते हैं कि एपरेंट डेप्थ विल बी ग्रेटर देन रियल डेप्थ, कब, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम एंड seen from denser medium। बोलो क्लियर है, बोलो। सर मछली कहाँ पे है? हाँ, मछली कहाँ पे है? मछली तो हमेशा पानी में रहेगी ना, मछली तो बाहर नहीं अरे आएगी। नहीं, मतलब ये रियल डेप्थ और ये मुझे समझ नहीं आया। नहीं, मछली कहाँ होगी, खुद सोचो, पानी में होगी, हवा में होगी। वो तो ठीक है, पानी में होगी तो उसको हम मतलब उसको क्यों डेप्थ दिख रही है? वो तो ऊपर से देख रही है ना, मतलब ऊपर देख रही है ना। अब तो मछली ऊपर से देख रही है, ठीक है, मछली ऊपर देख रही है, तो मछली की जो लाइट आ रही है और जो रे आ रही है, मछली की जो रे है वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो मछली के लिए अगर रे यहाँ से आ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया मछली का जो साइज दिख रहा है, जो एक्चुअल साइज है उससे बड़ा दिख रहा है मछली को। सेम चीज अगर आप वहां से देखोगे ना, उल्टा डायग्राम उल्टा करूं क्या मैं, यस सर। ये समझ नहीं आ डायग्राम, नहीं नहीं आ रहा। इसमें डाउट क्या आ रहा है, तो पहले चलो। सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो मछली कैसे देख रही है, मतलब कहाँ देख रही है। मछली कैसे देख रही है, जैसे आप कैसे, नहीं, कैसे देख रही है वो नहीं, वो डेप्थ कैसे देख रही है, मतलब उसको तो ऊपर दिखेगा ना, मतलब हम। ये इसको इन्वर्ट कर दो ना डायग्राम को, बात वही है। सर फिश को हम दूर क्या दिखाएं, दिखेंगे या बड़े दिखेंगे, साइज बड़ा होगा, ठीक है, अगर हम साइज की बात करेंगे तो बड़ा दिखेगा। बेटा तुम ये जो है ना, मैंने डायग्राम को सेम उसमें रखने के लिए एज्यूम किया है कि मछली ऊपर है हम नीचे हैं, बट एक्चुअल में हम ऊपर होंगे मछली नीचे है, हम बस ये शो कर रहे हैं साइज बड़ा हो जाएगा। जो एक्चुअल साइज था वो साइज में डिफरेंस आएगा, जैसे यहाँ पे जो रियल डेप्थ है वो ज्यादा थी, एपरेंट कम हो गई। बट अगर हम मीडियम चेंज कर देंगे डेंसर और रेयर को, तो उस केस में जो साइज है वो उल्टा हो जाएगा। हम बस ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मछली ऊपर है। हाँ, ओके ठीक है। तो तुम्हें क्या लगा मछली नीचे ही है, हाँ, मैं वही कह रही हूँ, वो कैसे देख रही है, कहाँ पे देख रही है। ऊपर देखो मेन क्या है, अगर हम मेनली बात कर रहे हैं एयर और वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है, तो डेंसर मीडियम इस केस में पानी ऊपर हो गया ना। शेड कर दूं क्या, ये क्या लिखा हुआ सर फिश को, अच्छा ये तो हमने कर दिया ना। साइज बड़ा दिखेगा और दूर भी दिखेंगे दोनों, ठीक है स्नेहा, साइज भी बड़ा दिखेगा और दूर भी दिखेंगे। पाथ मार्टा हम ना अभी क्या कर रहे हैं, हमने जो ऑब्जेक्ट लेट किया है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के हिसाब से वैसे भी हम साइज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन साइज में भी चेंज आता है, ठीक है पार्थ, जो साइज है उसमें भी चेंज आता है, लेकिन अभी हम साइज के रिस्पेक्ट में डिस्कस नहीं किया। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो ऑब्जेक्ट लेट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसलिए मे बी। सर कोई चीज अगर दूर होती है तो उसका साइज तो छोटा दिखता है ना। हाँ, सर कोई चीज अगर हमसे दूर होगी तो उसका साइज हमें छोटा दिखेगा ना, जब वो हमारे पास आती जाएगी तब हमें उसका साइज बड़ा दिखता है ना। हाँ, तो हम दोनों को एक साथ डिस्कस नहीं कर रहे ना, हम एक टाइम पे एक ही बात कर रहे हैं।
ये जो जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो ये ना एनसीईआरटी में एग्जांपल है, मोबाइल के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। बट वहां पे रेयर और डेंसर नहीं है, वहां पे बेसिकली यही है कि एक मोबाइल है और मोबाइल को आपने मिरर के आगे रख दिया, तो हमें उसका साइज, जो भी उसकी इमेज बनेगी, उसकी इमेज को स्केच करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं कि अगर हमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे रखा है और हमें उस ऑब्जेक्ट के साइज को ट्रेस करना है या मान लो मुझे उसकी इमेज ड्रॉ करनी है कि जब एक रेफरेंस से, मान लो रेयर से या डेंसर से हम उसको देखेंगे तो उसका साइज क्या आएगा, ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं वैसे, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन करा दूंगा आपको। इसका मतलब क्या लिखा है ये डायग्राम में, वो वाली फिश है जिसकी आंख में नहीं, मैं नहीं पढ़ रहा पूरा, क्या ही लिखा है फालतू। तो हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी देखो मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखे हैं, तो उन 3 क्वेश्चन में देखो अगर दिमाग चल सकता है तो पहला क्वेश्चन देखो हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा? A fish underwater is viewing obliquely at a fisherman standing on the bank of a lake. Does the man look taller or shorter than he actually is? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर हम डेंसर से रेयर की तरफ व्यू करते हैं तो साइज क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। तो क्या होगा? मैन will appear taller. Man will appear taller than the actual size. पहला क्वेश्चन तो आसान सा है, ठीक है। बाकी 2 न्यूमेरिकल हैं, दोनों न्यूमेरिकल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दोनों न्यूमेरिकल में मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है बस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, अच्छे क्वेश्चन दोनों के दोनों ये। प्रतीक शुक्ला, ये ऑब्वियस सी बात है कि जब मछली पानी में से देखेगी तो मछली पानी के बाहर जो आएगा वो एयर में देख रही है, तो एयर जो है वो रेयर मीडियम है और जो फिश है वो पानी में है तो डेंसर मीडियम हो गया। हम डेंसर से रेयर की तरफ देख रहे हैं, जहां देख रहे हैं वो रेयर में है, जहां से देख रहे हैं वो डेंसर। अगला क्वेश्चन है, अ बीकर इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। एक आपको बीकर गिवन है, ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, एक आपको बीकर गिवन है और बीकर की जो हाइट है वो कितनी है? बीकर की जो हाइट है वो 12.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब उसमें पानी फिल किया कितना? 12.5 सेंटीमीटर एक बीकर के अंदर। मान लो हमने मान लिया कि दिस इज 12.5, ये इतना जो है बॉटम से लेके ये हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर जो है बीकर है। और वो फिर क्या बोला इसके बाद? उसके बोला इसके बॉटम में उन्होंने एक पिन प्लेस कर दी। द एपरेंट डेप्थ ऑफ द नीडल lying at the bottom of tank as measured by the microscope is 9.4 सेंटीमीटर। जो एक्चुअल साइज है वो कितना है? दिस एक्चुअल साइज इज 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला केस बोला, यहां बॉटम में एक पिन रख दी उन्होंने, पिन नीडल कुछ भी, ये एक पिन है। तो हम इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं पढ़ते ही कि जो रियल डेप्थ होगी पिन की, ऊपर से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो कितनी है? वो है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पिन को जब वो ऑब्जर्व करते हैं किससे? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप में एक आई पीस होता है आई लेंस के थ्रू, ठीक है। तो उस माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने इस पिन को देखा तो जो साइज था ऊपर से देखने पर, उसका साइज कितना हो गया? द एपरेंट डेप्थ ऑफ द नीडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ टैंक एज मेजर्ड बाय अ माइक्रोस्कोप इज 9.4 सेंटीमीटर।
हाई डेप्थ ऊपर टॉप सरफेस से मेजर कर रहे हैं, तो पिन कहाँ अपीयर हो रही है? पिन अपीयर हो रही है 9.4 सेंटीमीटर। पहले पिन यहां थी और जो ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर उसको क्या दिख रहा है? पिन यहां कहीं दिख रही है इधर, ठीक है। और ये जो हाइट है जो वो ऑब्जर्व कर रहा है माइक्रोस्कोप, ये हाइट कितनी है? ये हाइट हमारे पास है कितनी? 9.4 सेंटीमीटर। ये पहला केस है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट केस है। बोलो क्लियर है यहां तक? तो रियल डेप्थ है 12.5, एपरेंट डेप्थ कितनी है? 9.4 सेंटीमीटर। और पहले पार्ट में बोला है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। तो कितना आएगा? 12.5 डिवाइड बाय 9.4। क्या आएगा ये? करो डिवाइड। क्या आएगा? 12.5 डिवाइड बाय 9.4। दोनों सेंटीमीटर में ही है तो सॉल्व कर लोगे तो यहां से म्यू निकल जाएगा। कितना आ रहा है म्यू? 1.33 आएगा। वैसे पानी की बात करें तो मुझे पता है पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 समथिंग होता है, तो उतना ही आता है। जनरली जो डेटा होता है वो उसी के हिसाब से होता है, बट ऐसा मतलब हमेशा मत अज्यूम करना, कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो पहले केस में जो म्यू की वैल्यू आ गई वो आ गई 1.33 सेंटीमीटर, मतलब 1.33 आ गया। सेंटीमीटर गलत बोल रहा हूं मैं, तो डायमेंशनलेस है। पहला केस है ये। अब अगला केस बोल रहा है इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। सेकेंड पार्ट में उसने बोला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया वो 1.63 हो गया। क्या सोच के बता सकते हो डायरेक्टली? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी? उसको बढ़ाने से एपरेंट डेप्थ क्या होगी? कम या ज्यादा? एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यहां से आएगा रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले 1.33 था, अब 1.63 हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना। और रियल डेप्थ की वैल्यू कितनी है? रियल डेप्थ की वैल्यू हमारे पास सेम है, कितनी? 12.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का यूज करके मैंने निकाला पहले एपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या आएगी। तो आएगी हमारे पास रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 12.5 डिवाइड बाय 1.63। क्या आएगा? डिवाइड करो। सर ये सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया। नहीं, सेकंड पार्ट में तो बस ये बोला है कि जो पहले वाटर था, ठीक है, उन्होंने वाटर को हटाकर एक दूसरा लिक्विड ले आए, ठीक। दूसरा लिक्विड लाने से हमें बताना है कि अब जो माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेगा तो पिन की जो पोजीशन है वो सेम होगी या अलग होगी। मैं पहले निकाल रहा हूं कितनी आएगी। तो सेम हाइट तक उस लिक्विड को फिल किया है, बट लिक्विड डिफरेंट हो गया ना। लिक्विड डिफरेंट होगा तो मतलब क्या हो गया? डेप्थ तो सेम है बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने चेंज कर दिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तो बेसिक रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ है, तो रियल डेप्थ सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर दिया, तो उसका यूज करके मैंने निकाला एपरेंट डेप्थ की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नहीं? अच्छा ठीक है। तो क्या आएगा? ये डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 7.67 आ रहा है। ये 7.67 सेंटीमीटर हमारे पास एपरेंट डेप्थ है। अब इस डायग्राम को मैंने यहाँ बीच में लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे समझो। देखो जो रेड लाइन है ना, रेड लाइन जो है ये पहला केस था, ठीक है। लाइन उसको यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है, पर जब वो दोबारा उन्होंने मीडियम चेंज कर दिया, तो मीडियम चेंज करने से जो पिन है उसकी एपरेंट डेप्थ आ रही है 7.67 सेंटीमीटर, मतलब पिन और ऊपर उड़ गई। जब पिन ऊपर उठेगी तो पिन सेकंड केस में यहां कहीं ऑब्जर्व हो रही है हमें ऊपर की तरफ, क्योंकि हम जो डेप्थ है वो टॉप सरफेस से मेजर कर रहे हैं। अब ये जो डिस्टेंस है टॉप सरफेस से, ये डिस्टेंस कितनी हमारे पास? ये डिस्टेंस हमारे पास आ रही है 7 कितनी आ रही है? 7.67 सेंटीमीटर सेकंड केस में। क्वेश्चन ये पूछ रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप बी मूव टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। पहले नीडल यहां थी नीचे 9.4 सेंटीमीटर पे, अब जो नई पोजीशन है नीडल की वो आ रही है 7.6 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ गया पोजीशन में?
नीडल की। लिक्विड चेंज करने से इस इतना जो मैंने ये एरो बनाया है ये डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया हमारे पास क्या करने से, लिक्विड चेंज करने से। लिक्विड चेंज करने से कितना डिफरेंस आएगा, तो क्वेश्चन पूछता है कितनी डिस्टेंस से आप मूव करोगे, तो डिस्टेंस मूव का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय द माइक्रोस्कोप विल बी इक्वल टू, पहले कहां पे था 9.4 के हिसाब से एडजस्टेड था, लिक्विड चेंज करने से उसकी पोजीशन कहां हुई 7.67 सेंटीमीटर, इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 1.73 सेंटीमीटर। तो इतनी डिस्टेंस से माइक्रोस्कोप को या मतलब अपने पोजीशन को मतलब क्या करना पड़ेगा, रीलोकेट करना पड़ेगा या रिपोजिशन करना पड़ेगा टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। बोलो क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है सर ये समझ में नहीं आया कि वो 9.4 से कम क्यों आया, वो नीडल ऊपर क्यों उठ गया। अच्छा, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या है, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है फॉर्मूला। यस सर। पहले लिक्विड की जो एक्चुअल हाइट थी फर्स्ट केस में वो 12.5 सेंटीमीटर की डेप्थ तक उसको फिल किया था, तो ये तो 12.5 था और हमें एपरेंट डेप्थ दे रखी थी 9.4, दोनों का यूज करके मैंने निकाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो आया 1.33। तो 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एपरेंट डेप्थ थी वो 9.4 सेंटीमीटर आ रही है, पहला केस है ये। सेकेंड केस में बोला उसने लिक्विड चेंज कर दिया, अब खुद सोचो जब लिक्विड चेंज कर दोगे तो लिक्विड चेंज करने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बदल गई, ठीक है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो गई, एपरेंट डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एपरेंट डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी, कम होगी। कम होगी ना, तो पहले 9.4 थी एपरेंट डेप्थ, तो अब नई क्या होगी 9.4 आएगी या उससे कम आएगी, कम ही आएगी। बस हमने उसका यूज कर, सर लेकिन हमने अगर ये बढ़ा दिया म्यू तो इसका मतलब वो ज्यादा डेंसर हो गया मीडियम, म्यू बढ़ाने हाँ पर। हाँ तो ऊपर से अगर ऊपर रेयर मीडियम है नीचे हाँ, तो बेटा डेंसर। यही है ना, सुनो, हाँ ये सर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है वही तो ना, जितना डेंसर होगा ना उतना तो चेंज आएगा, जितना लेस, जितना डेंसर होगा वो उतनी ऊपर आती जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके सर। आ गए हो। ये एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन इससे भी अच्छा है, ठीक है, सेम कंसेप्ट समझाने के लिए अब ये क्वेश्चन पढ़ो। डिस्टेंस मूव्ड बाय द माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है? क्या कह रहे हो, डिस्टेंस मूव्ड बाय द माइक्रोस्कोप है नहीं सर क्वेश्चन में, लिख मतलब रहा ये हूँ जो क्वेश्चन में ऊपर नहीं आया। जहां से हम व्यू कर रहे हैं ना उस पर फोकस करने के लिए वो डिस्टेंस है, ठीक है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हम नेकेड आई का यूज करते हैं, पर जो हमें नहीं दिखते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं देखने के लिए। तो रीएडजस्ट करने के लिए हमें इतनी डिस्टेंस माइक्रोस्कोप को ऊपर उठाना पड़ेगा ताकि मैं उस पर फोकस कर पाऊं, ये है क्वेश्चन बस, ठीक है। क्लियर इमेज के लिए हम जनरली जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, पर कितनी डिस्टेंस पे उसकी मतलब कितनी डेप्थ पे है वो, कितनी हाइट पे, तो उन चीजों के लिए माइक्रोस्कोप काम आता है। ये 12th में सारे आपके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, जो हमने किया है ना, ये इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हम करेंगे 12th क्लास के अंदर। मे बी मैं ओ लैब का यूज करके आपको सिखा दूंगा, पहले थोड़ा बहुत बेसिक सिखा दूं फिर। अगला क्वेश्चन देखो, अ स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन अ टेबल टॉप इज व्यूड फ्रॉम टॉप एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये भी कुछ कुछ वैसा ही है, वो बोल रहा है कि क्या है, एक टॉप है टेबल, एक टेबल के ऊपर उन्होंने एक पिन रख दी, ठीक है, और इस पिन को वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पिन को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पिन को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर 50 सेंटीमीटर से, 50 सेंटीमीटर ऊपर बैठ के यहां से वो क्या कर रहे हैं, इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से ऊपर से वो इस पिन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस द पिन अपीयर्स टू बी रेज्ड। अपीयर्स टू बी रेज्ड का मतलब क्या हो गया भाई, हमें एपरेंट जो डेप्थ है वो निकालनी है फ्रॉम द सेम पॉइंट थ्रू अ 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास। 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास मतलब क्या, उन्होंने
इसके बीच में, ये जो मैं लिखा है, इसके बीच में उन्होंने क्या किया, एक थिन ग्लास शीट रख दी, ग्लास स्लैब बोल देते हैं चलो। यहां से लेट से उन्होंने यहाँ पे उन्होंने एक ग्लास स्लैब रख दी, और ग्लास स्लैब जो है ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है ये कितनी है, 15 सेंटीमीटर। मतलब देख कहां से रहे हैं, ऊपर से, और बीच में ग्लास स्लैब है, और ग्लास स्लैब के नीचे जो है यहाँ पास एक पिन है। ऐसा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन ही बोला है कि जो ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है, 1.5, मतलब 3/2 हो गया, ठीक है। और जो साइज है वो 15 सेंटीमीटर ऊपर से देख रहे हैं। बीच में जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोला है कितनी डिस्टेंस है, मतलब एक तरीके से मुझे एपरेंट डेप्थ निकालनी है। बेसिक क्वेश्चन ये है। कंसेप्ट ये है कि हमने जो ऊपर फॉर्मूला ड्राइव किया है, ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया है, इस फॉर्मूले में मेन चीज क्या है, जिस पॉइंट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो पॉइंट था, हम इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या इस पॉइंट की हम देख रहे हैं कि इमेज कहां बन रही है, ठीक। यहां से लेके, देखने से लेकर जहां तक ये ऑब्जेक्ट था, इसके बीच में ये पूरा का पूरा जो है वो मीडियम है। अब मुझे लिए शेयर करना फायदेमंद है, पहले नहीं था। ये जो है ये पूरा का पूरा मीडियम है, ठीक है। पानी मान लो या कुछ भी मान लो, ये पूरा हमारे पास जो है वो मीडियम है। ये सारा जो है हमारे पास मीडियम, मीडियम के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बीच में और कोई मीडियम नहीं है, एक सिंगल मीडियम है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, जो जो डेरिवेशन है इसमें, म्यू का जो फॉर्मूला है, रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ, इस फॉर्मूले में क्या है कि जिस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं और जहां ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके बीच में एक सेम मीडियम है, बीच में कुछ और नहीं है। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, ये मीडियम था, ये भी एयर है और ये भी एयर है ना। एयर से तो फर्क ही नहीं पड़ता। जो एपरेंट डेप्थ आती है वो आती है ड्यू टू दी मीडियम, कि बीच में मीडियम आ गया और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो साइज है वो चेंज हो गया, या डेप्थ जो है वो चेंज हो गई। लेकिन ये भी एयर है ऊपर और नीचे भी एयर है, तो क्या ये जो एयर वाला पार्ट है क्या वो कंट्रीब्यूट करेगा? क्योंकि जो चेंज इन पोजीशन आता है वो आता है ड्यू टू द मीडियम। ना तो ये मीडियम है ऊपर, ना ही ये मीडियम है ऊपर, ये जो बीच मीडियम है। तो इस मीडियम का, इस डिस्टेंस का और जो ऊपर की डिस्टेंस है उसका कोई रोल ही नहीं है। तो रोल किसका है? तो सेम डायग्राम को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एपरेंट डेप्थ निकालने के लिए। मैंने क्या बोला कि ऊपर एयर है, एयर तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, जो कंट्रीब्यूट करता है वो कौन होता है, मीडियम। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो 15 सेंटीमीटर है, हमारे लिए काम की सिर्फ यही लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर क्या है, ये 50 सेंटीमीटर उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि एपरेंट डेप्थ उससे निकलती है जो मीडियम होता है। यहां पर जो मीडियम है वो सिर्फ और सिर्फ 15 सेंटीमीटर का है। हाँ, तब क्वेश्चन अलग होता है, वो बोलता है मैंने यहाँ पे 3 ग्लास स्लैब यूज की, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, ऊपर का अलग है, नीचे का अलग है, तो अलग क्वेश्चन बनता। अभी क्या है, सिर्फ 15 सेंटीमीटर का मीडियम है और बाकी जो बचा 35 सेंटीमीटर वो सेम एयर है। अगर ऊपर और नीचे की मिला के डिस्टेंस 35 सेंटीमीटर है बट वो मीडियम सेम है, तो सेम मीडियम की वजह से तो डेप्थ में कोई चेंज आएगा नहीं। चेंज आता है मीडियम चेंज करने से। तो जो मीडियम चेंज हुआ है वो सिर्फ 15 सेंटीमीटर का हुआ है। तो अगर 15 सेंटीमीटर का मीडियम चेंज हुआ है तो मेरे लिए जो रियल डेप्थ होगी, वो क्या होगी, सिर्फ 15 सेंटीमीटर है। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि नीडल यहां पे रखी गई है, इधर ग्लास स्लैब की तरफ। ये एज्यूम एक्चुअल में तो यहीं पे ही है, बट हम ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए जो चेंज आएगा वो सिर्फ 15 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में आएगा, 50 के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा। 50 सेंटीमीटर जो है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, या इसलिए बस आपको दी गई है, यूज नहीं करोगे आप फॉर्मूले में। फॉर्मूले में रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ जो सेम मीडियम के अंदर आएगा जहां मीडियम वाला पार्ट आ रहा है। तो मीडियम सिर्फ 15 सेंटीमीटर का, तो रियल डेप्थ की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 3/2। एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या आएगा,
रियल डेप्थ डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रियल डेप्थ 15 है, ये 2/3 कैंसिल करोगे कितना आएगा, ये आएगा 10 सेंटीमीटर। तो एपरेंट डेप्थ जो है वो आ गई 10 सेंटीमीटर। तो चेंज क्या हुआ, ठीक है, जो हमें निकालना है कि बाय व्हाट डिस्टेंस द पिन अपीयर्स टू बी रेज्ड। तो चेंज इन डिस्टेंस जो हुआ पिन के लिए वो कितना हुआ, चेंज इन डिस्टेंस हमारे पास आएगा 15 पे थी, और 10-15 सेंटीमीटर के मीडियम की वजह से जो चेंज आया वो कितना आया, 5 सेंटीमीटर का चेंज आया। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात क्या है, इस क्वेश्चन में समझने वाली बात सिर्फ ये है कि जो मीडियम होता है, मीडियम की वजह से चेंज आता है। ऊपर एयर है, नीचे एयर है, तो इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम ये बोल दें, ठीक है, ये एक पार्ट है 5 सेंटीमीटर, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये बोल दूं कि ये नीचे था जहां पे पिन रखी है, और ये 50 सेंटीमीटर है, मैं इस ग्लास स्लैब को कहीं भी रखूं, चाहे मैं ऊपर रखूं यहां पे, तो भी मेरा आंसर जो आएगा वो 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अगर मैं ग्लास स्लैब को ऊपर की बजाय, अगर मैं ग्लास स्लैब को यहाँ नीचे के पास कर दूं, उधर ऊपर का जो मीडियम है वो सेम है, और मैंने क्या बोला, ग्लास स्लैब जो है नीदर है, तो कितना चेंज आएगा, तो भी जो चेंज आएगा सेम आएगा, कितना, 5 सेंटीमीटर का। तो जो चेंज इन पोजीशन है वो इस पे डिपेंड नहीं कर रही कि आपने ग्लास स्लैब को कहाँ प्लेस किया है 50 सेंटीमीटर के बीच में, ऊपर कर दोगे, बीच में करो, नीचे कर दो, कहीं भी उसको मूव कर लो, जो चेंज आएगा वो 5 सेंटीमीटर का। चेंज इस चीज पे डिपेंड कर रहा है मीडियम की लेंथ कितनी है। वर्टिकल रखने से पार्थ माटा बोल रहा है कि अगर हम इसको वर्टिकल रख देंगे तो क्या होगा, वर्टिकल रख देंगे फिर हमें वर्टिकल लेंथ चाहिए, फिर अलग चेंज आएगा, क्योंकि वर्टिकल रखने का मतलब है, अगर हम इसी क्वेश्चन को, पार्थ माटा बोल रहा है कि हम इस क्वेश्चन में ऐसे एज्यूम कर ले कि हमने ग्लास स्लैब को वर्टिकल रख दिया, ठीक है, तो ग्लास स्लैब अगर वर्टिकल है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा उस वर्टिकल की थिकनेस कितनी है, तो उसके रिस्पेक्ट में निकालोगे। अब ये फिर रियल डेप्थ काउंट होगी, जो भी ग्लास स्लैब की थिकनेस आएगी। अब मान लो ये 15 था, ये 30 सेंटीमीटर है, मान लो ये वाला, तो ये जो 30 सेंटीमीटर आएगा 50 में से, वो हमारे पास रियल डेप्थ हो जाएगी, ठीक। तो पहला पार्ट है रियल डेप्थ की वैल्यू क्या होगी। दूसरा पार्ट है इसके अंदर, डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ स्लैब, तो क्या बोलोगे, ठीक है, नो आंसर ओनली डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है, आंसर सिर्फ उस चीज पर डिपेंड करेगा, ठीक है भाई। तो सर हाँ, अगर यहाँ पर जैसे 15 सेंटीमीटर की सिर्फ एक स्लैब ये कर रखी है इसमें फिक्स, अगर 2 होती तो हम कितनी लेंथ लेते पूरी रियल वाली। 2 होती, उसमें ये डिपेंड करता है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है या अलग है। अगर मान लो एक 15 सेंटीमीटर ये है, बीच में गैप आ गया, और फिर आपको एक 10 सेंटीमीटर की ग्लास स्लैब और दे दी, तो जो टोटल चेंज आएगा वो 10 + 15 25 सेंटीमीटर हो गया। तो अब 25 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में निकालोगे कितना चेंज आएगा, ठीक है। ओके सर। तो आज के लिए फिर हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम कल। कल वैसे मैं श्योर नहीं हूँ क्लास होगी या नहीं होगी, मैं आपको बता दूंगा ग्रुप में, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।